बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टॉक एक पुराना नाम था, अब उसको आज के दौर में हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई भी टॉपिक है ना, तो उसके नाम में ही उसका काम मौजूद होता है। इन्वेंट्री अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक के नाम के अंदर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इन्वेंट्री आपने पढ़ी थी जब आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे। और बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जब आपको एसेट्स वगैरह, लाइबिलिटीज वगैरह पढ़ाई जा रही होंगी, उसमें आपको एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री की एग्जांपल दी गई होगी, करंट एसेट। इन्वेंट्री बेसिकली उन गुड्स को कहा जाता है। इन्वेंट्री बेसिकली उन गुड्स को कहा जाता है जो गुड्स, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए गुड्स होती क्या है। गुड्स जिन चीजों को आपको बेचने का कारोबार है, जिन चीजों को आप बेचते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेयर्स बेचता हूं तो मेरे लिए चेयर्स मेरी गुड्स है। अगर मैं सेल फोन बेचता हूं तो सेल फोन मेरे लिए गुड्स है। इसी तरीके से अगर मैं एसी या कोई और चीज बेचता हूं तो वो मेरे लिए गुड्स है, पहली चीज। अच्छा, इन्वेंट्री उन गुड्स को कहा जाता है जो साल के आखिर में तुम्हारे पास बच जाती है। दे आर द गुड्स ऑफ द बिजनेस विच आर गेट अनसोल्ड। जो साल के आखिर में नहीं बिक पाई ना, जो बच गई, वो तुम्हारी इन्वेंट्री है। वो तुम्हारी क्या है? इन्वेंट्री है। बात समझ आई? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि भाई इन्वेंट्री होता क्या है। तो देखते हैं इन्वेंट्री के बारे में एग्जामिनर क्या बात करता है हमसे। बोलता है दीज आर दोज गुड्स दैट आर बॉट और मैन्युफैक्चर्ड। आपको ये बात अब समझ आ सकती है कि या तो खरीद लो बनी बनाई, या उसको बना लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम पढ़ चुके हैं। सही है? तो बोलते हैं ये वो गुड्स होती हैं जो आपने खरीदी होती हैं या मैन्युफैक्चर की भी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। किस काम के लिए? बेचने के लिए। हाँ, उसको बेचोगे। येट अनसोल्ड, बची नहीं है, ये बिकी नहीं है। क्योंकि अगर ये इन्वेंट्री मेरी बिक जाएगी, सोचो आप इस बात को गौर से, तो क्या मैं बोलूंगा मेरी सेल्स हो गई? इन्वेंट्री बिक गई तो सेल्स हो गई, और अगर नहीं बिकी तो मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि हम अकाउंटिंग के अंदर हर एक चीज का टी अकाउंट बनाते हैं। सेल्स हो गई, परचेजेस हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई, कुछ भी हो गई, कोई भी चीज होती है हम उसके टी अकाउंट्स बनाते हैं, यानी हम उसके अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं। इन्वेंट्री एक वाहिद ऐसा एसेट है जिसका बिजनेस कोई लेजर अकाउंट, टी अकाउंट मेंटेन नहीं करता, बल्कि इन्वेंट्री आपको फिजिकली वेयर हाउस में साल के आखिर में जाके कैलकुलेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये एक बिजनेस है और मैं गुड्स बेचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं ट्रेडर हूँ। तो मेरा एक वेयर हाउस होगा, उसमें मेरा सामान पड़ा हुआ होगा। अब जब साल खत्म हो जाएगा ना और मुझे जरूरत होगी इनकम स्टेटमेंट बनाने की, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। समझ रहे हो ना? और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई अकाउंट भी मेंटेन नहीं हुआ होता, तो मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की जरूरत होगी, उसकी वैल्यू की जरूरत होगी। तो वो वैल्यू की जरूरत मैं पूरी कैसे करूंगा? साल के आखिर में वेयर हाउस में जाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा, इन्वेंट्री काउंट लूंगा और आके रिकॉर्ड कर लूंगा अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेसिकली ये जो इन्वेंट्री है, ये है क्या? ये आपकी गुड्स होती है जो अभी तक बिकी नहीं है, और इनकी वैल्यूएशन करना, इनको काउंट करना, इनको गिनना, इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे। उसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन करने का तरीका मैं आपको इन जनरल बता चुका हूँ। वेयर हाउस का दरवाजा खोलोगे, जाके काउंट करोगे, लाके क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करके लिख लोगे। लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आगे जाके आप जरूर पढ़ेंगे। एक दिन एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसे हम कहते हैं IAS। उसका नंबर होता है एक IS2, होते बहुत सारे IS2 का नाम होता है इन्वेंट्री। ये कुछ बातें बोलता है, ये कुछ चीजें बताता है कि आप जब अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करें, जब आप अपनी इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें, तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। वो बातें अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अब ये स्टैंडर्ड अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो IAS जितनी कंट्रीज फॉलो कर रही है, सब ये स्टैंडर्ड फॉलो करें, ताकि हमारे जो अकाउंट है वो सिमिलर हो, हमारी अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंसेस ना हो। बात समझ आई? अच्छा, अब अगर हम अगली लाइन पढ़े यहाँ पे जो मैंने लिखी, तो मैंने क्या लिखा? इन अकाउंटिंग वी डू नॉट prepare the ledger account of inventory, instead we count inventory। हम क्या करते हैं? हम उसका अकाउंट मेंटेन नहीं करते, बल्कि इंस्टेड हम जाते हैं इन्वेंट्री को वेयर हाउस में जाके काउंट करते हैं, वहां जाके गिनते हैं कितनी इन्वेंट्री बढ़ेगी। बात समझ? फिर उसके बाद बोलता है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
अब कॉन्सेप्ट आ गया कौन सा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत दफा पढ़ चुके हैं। वो क्या बोलता था, एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले दिखाओ, गेन्स जब तक ना हो जाए तब तक ना दिखाओ, एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट ना करो। टोटल 4 बातें करता है जो हमारे काम की। बोलता है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब तुम अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो ना अपनी बुक्स में, तो पहले तुम उसकी कॉस्ट और उसकी एनआरवी कैलकुलेट कर दो। अब ये कॉस्ट क्या है और एनआरवी क्या है ये हम आगे जाके बात करते हैं, और फिर उसके बाद वापस स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूँ। तो भाई किसी भी आपकी इन्वेंट्री की अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो आप उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। मैं गया अपने जो भी होलसेलर था, उस दर से मैं इन्वेंट्री उठा के लाया। मैं लेके आया वो इन्वेंट्री कितने की, लेट्स सपोज 20,000 रुपए। इन्वेंट्री कितने की, 20,000 रुपए। उसको लाने में मेरा खर्चा लगा 10,000 रुपए का, और कुछ मैंने समझ लो कस्टम ड्यूटी भी पे करी, वो भी पे करी 10,000 रुपए की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इन्वेंट्री मेरे पास आई है ये थी कितने की, इनिशियली मैंने दुकान से कितने की उठाई, 20,000 का माल उठाया, लेकिन उसके अंदर मेरा और खर्चा किसका लगा, ट्रांसपोर्टेशन का, कैरेज का खर्चा लगा 10,000 रुपए का, और उसके बाद मेरा मजीद और कितना खर्चा लगा, कस्टम ड्यूटी मैंने पे करी, तो वो 10,000 रुपए का लगा। तो मुझे इन्वेंट्री टोटल पड़ी कितने की, 40,000 की। ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन्वेंट्री ऐसी, मैं ये अकाउंटिंग भूल जाऊं, मैं इन्वेंट्री आगे कस्टमर्स को 40,000 के रेट के हिसाब से बेचूंगा या 20,000 के रेट के हिसाब से, सोचो 40 या 20, क्यों 40? क्योंकि हमारी इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए ये खर्चे जरूरी थे। ना तो मैं ये खर्चे करता, ना मेरी कभी इन्वेंट्री आती, ना मैं कभी इसको बेच पाता। लॉजिकल बात है या नहीं, बात समझ रही, बात समझ रही। और दूसरी चीज मुझे एक बात बताओ, ये कैरेज इनवर्ट्स, कस्टम ड्यूटी, ये कहाँ ऐड करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, परचेज की वैल्यू के अंदर ऐड किया करते थे, वहीं पे ऐड करना सीखा ना हम लोगों ने। तो याद रखिएगा कि जो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो कैसे निकलती है, परचेज प्राइस। देखिए यार कैसे निकलती है, परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजेस, और बाकी जो भी उसको लाने में खर्चा लगा, कस्टम ड्यूटी पे करी, फ्रेट चार्जेस पे करे, ये सारे के सारे खर्चे एसोसिएटेड खर्चे हैं। किससे एसोसिएट कर रहे हैं, आपकी परचेजेस से। तो आपको कभी भी परचेजेस की कॉस्ट निकालनी होगी, मुझे सामान टोटल पड़ा कितने का है, तो आप कैसे निकालोगे, इसकी कॉस्ट प्लस बाकी सारे खर्चे जो उसको लाने में आपको लगा बिजनेस के, तो आपको पता लग जाएगा। लॉजिकल बात, कस्टमर से पैसा ही लेंगे ये सारा 40,000 रुपए। ये नहीं करूंगा कि 40,000 की चीज लाया और कस्टमर को 20,000 के हिसाब से बेच रहा हूं। इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ही नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ही नेगेटिव हो गया। बात समझ आई कि मैं चीज महंगी ला रहा हूं और सस्ती बेच रहा हूं, इसका मतलब तो ये हो जाएगा। बात समझ आई। अच्छा भाई अब सुनिएगा आगे बात। दूसरी चीज होती है एनआरवी। कॉस्ट भी कैलकुलेट की जाती है और कॉस्ट नॉर्मली सवालों के अंदर दी भी होती है, लेकिन जो दूसरी चीज आप कैलकुलेट करते हैं वो एनआरवी होती है। एनआरवी कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, सेलिंग प्राइस लेस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेल्स। अब ये बात समझने के लिए ना ऐसे फॉर्मूले देखो कि कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं बैठा हूं ना, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपको समझाता हूं ये है क्या है। देखो यार मेरे पास ये एक इन्वेंट्री है, सही है, मेरे पास ये एक इन्वेंट्री है। अच्छा खुदा ना खास्ता हमारे वेयर हाउस में क्या होता है, कभी कभी इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ भी आ सकता है वेयर हाउस में, सही, उसकी वजह से इन्वेंट्री क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। बहुत सारे रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन्वेंट्री जो है वो अक्सर बेशतर ऐसा नहीं है कि वो कभी खराब नहीं हो सकती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है एक्सपायर हो गई इन्वेंट्री, एक्सपायर नहीं हो सकती कि आपकी इन्वेंट्री, भाई आप माल उठा के लाए थे, उसकी एक्सपायरी डेट थी, उससे पहले वो बिक नहीं पाया तो खराब हो गया, सही। बहुत सारी कुछ भी एग्जांपल हो सकती है इन्वेंट्री। अच्छा अब आप इस एग्जांपल को सुने कि भाई मेरी इन्वेंट्री डैमेज हो गई। फॉर एग्जांपल कि ये जो मोबाइल था, सुनिएगा, ये जो मोबाइल था ये मैं लेके आया था 1,000 रुपए। कितने का लेके आया था, 1,000 रुपए का, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1,000 रुपए इसकी कॉस्ट थी, क्योंकि जो चीज जिंदगी खरीद के लाते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है। ये गिर गया, गिर के डैमेज हो गया। अब मुझे पता है कि ये जब रिपेयर होगा ना, तो रिपेयर होने के बाद ये बिकेगा $900 का।
कितने का बिकेगा? $900 का। लेकिन इसको $900 का बेचने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा इसको रिपेयर करवाने का, और वो खर्चा है $200 का। वो खर्चा कितने का है? $200 का। यानी कि जब तक मैं ये जो ₹1000 की इन्वेंट्री थी मेरी, जो गिर के टूट गई थी, अब इसको अगर मैंने ₹900 का बेचना है मार्केट के अंदर, क्योंकि इससे ऊपर अब नहीं बिक सकती है, अगर मैंने इसे ₹900 का बेचना है तो पहले इसको सही करवाना पड़ेगा, और उसको सही करवाने के लिए खर्चा कितना आएगा? $200 का। तो एनआरवी कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। बिकेगा आप कितने का? ये ₹900 का। लेकिन इसको 900 का बेचने के लिए एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने करने पड़ेंगे? ₹200। रिपेयर कितने का करना पड़ेगा? ₹200 का। तो पहले मैं क्या करूंगा, अपनी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट जो कि सेल से रिलेट करती होगी, यानी कि एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस कर लूंगा, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। और वो आंसर कितना आएगा? $700। ये जो 700 आया है ना, ये है एनआरवी। ये 700 क्या है? एनआरवी है। हाउ एनआरवी इज कैलकुलेटेड? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि उसको बेचने का कोई ना कोई खर्चा। बात समझ रहे? उसको बेचने का कोई ना कोई खर्चा। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी? 1000। और आपकी इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी है? ₹700। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? अपने एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो, अपने एसेट्स को ज्यादा से रिकॉर्ड ना करो। तो इस वक्त अक्लमंदी क्या होगी? अपनी इन्वेंट्री को ₹700 से बुक्स में रिकॉर्ड करना या ₹1000 से बुक्स में रिकॉर्ड करना? ₹700 से। तो वो लोअर ऑफ की बात करता है। वो ये कहता है कि एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। दोनों में से किसी एक पे रिकॉर्ड करना, लेकिन किस पे? जो भी चीज इन दोनों में से लोअर। अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, और एनआरवी लोअर है तो एनआरवी पे रिकॉर्ड करो। अब इस बात को मजीद समझते हैं गहराई में जाके, तो आपको रिलेशन समझ आया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का क्या है, कि भाई एसेट को ओवरस्टेट ना करना। अगर मैं इन्वेंट्री 1000 की शो कर दूंगा, इसका मतलब गलत हो जाएगा। और बहुत दफा आपने ये देखा होगा, आपसे एक जनरल ये भी एक बच्चों वाला सवाल पूछता था कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप सब बोलते थे वो भी बढ़ जाते, प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। सही है। तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? कि आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है और एनआरवी है, तो जो ज्यादा थी आपने वो रिकॉर्ड करी है, गलती ये करी है आपने। फिर आप उसको एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट्स कम करोगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो बातें सीखी। हमने दो बातें क्या सीखी? हमने ये सीखा है कि भाई एसेट की कॉस्ट को कैसे, वो इन्वेंटरी की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे? परचेज प्राइस प्लस ऑल द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड टू परचेज। और एनआरवी कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। उसको बेचने के खर्चे, बेचने के खर्चे मतलब उसका रिपेयर होगा या जो भी उसके ऊपर आपको करना है, सही। उसके बाद ही वो बिकने की पोजीशन में आएगा। अब सोचो इस बात को गौर से समझने की कोशिश करो। एक सिनेरियो बनाया है मैंने, वो सिनेरियो देखो जरा। एक मैकबुक है हमारे बिजनेस के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर हम क्या करते थे? मैकबुक बेचा करते थे, सही। हमारी मैकबुक की जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट ऑफ परचेज थी, दैट वाज 600। अब सुनना जरा बात को गौर से। जो मार्केट से पड़ती थी वो कितने की पड़ती थी? ₹600 की। फिर फ्रेट चार्जेस कितने लगते थे उसके ऊपर? सही है। फ्रेट चार्जेस क्या होता है? जो शिप वगैरह से आप सामान मंगवाते हो तो उसके खर्चे को फ्रेट चार्जेस कहते हैं। और जो गाड़ी के थ्रू सामान मंगवाते हो उसको शिपमेंट कहते हैं। पता नहीं उल्टा क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं। तो गाड़ी के थ्रू जो सामान आता है वो शिपमेंट होती है, और जो कश्ती के थ्रू सामान आता है वो फ्रेट होती है, सही है। खैर ये एक फनी बात है, लेकिन कभी मैंने इस पर गौर नहीं करा, अभी ध्यान में ये बात। अच्छा खैर सुनो, फिर उसके बाद बोलता है इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा भाई, इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ेगी $50 की, और फिर आपको उसके कुछ पैकिंग चार्जेस भी लगेंगे, यानी उसको आपको अपनी पैकिंग में लाना पड़ेगा। और फिर आप उसको बेचोगे कितने का? ₹1200 का नॉर्मल सेल। ये जो ₹1200 ये नॉर्मल सेल। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, आप अभी कुछ नहीं करो, आप मुझे मैकबुक की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करके दो, तो टोटल कॉस्ट क्या बताया था? परचेज प्राइस प्लस ऑल द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड टू द परचेज। अब सोचो, मैंने क्या ₹600 की परचेज करी थी, लेकिन 600 की परचेज करी, लेकिन 600 का खरीद के अभी बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले इसको मंगवाना पड़ेगा, तो मंगवाने का खर्चा कितना आएगा? $100 का। लेकिन मंगवा लिया तो फिर उसके बाद जो पोर्ट है वहां से बाहर निकालने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा?
$50 और $50 फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद मेरे पास ये टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी कितनी आ रही है। तो कॉस्ट निकालना तो मुश्किल काम नहीं है, और कॉस्ट तो आप इनकम स्टेटमेंट में भी निकालते थे, परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस कस्टम ड्यूटी, आपके पास परचेज पता लग जाती है टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। अब ये 800 रुपए की चीज मुझे पड़ेगी और मैं बेचूंगा कितने की मार्केट में, 1200 रुपए की, यानी कि 200 रुपए या 400 रुपए का प्रॉफिट। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। अब अगली चीज सुनो, एक्सीडेंट। इट फेल डाउन एंड नाउ इट कैन बी सोल्ड फॉर 900 रुपए। अब जब चीज गिर गई है तो वो जो उसकी नई 0 मीटर चीज की मार्केट वैल्यू है उस पे तो नहीं बिकेगी ना, 1200 पे तो नहीं बिक सकती ना, रियलिस्टिक बात है ना भाई, 1200 से कम में बिकेगी। अब वो बिक कितने की सकती है, $900 की बिक सकती है। क्या मैं बोल सकता हूं दिस $900 इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस? हाँ क्या ना, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो $900 है ये एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है? आगे बात को सुनो, आफ्टर इसको बेच सकता हूं, लेकिन आफ्टर इनकरिंग रिपेयर ऑफ $150, इसको 900 रुपए का बेचने के लिए भी पहले मुझे खर्चा कितने का करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैकबुक पे 150 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NRV, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ मेरी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हो कितनी गई है। अब ये एक्सपेक्टेड लेनी है, एक्चुअल नहीं लेनी है। एक्चुअल नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो 1200 की थी, 1200 का थोड़ी बिक रहा है। अब बिकेगा कितने का, 900 का माइनस 150, तो आया कितना आंसर, 750। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये 750 जो आपने कैलकुलेट करा है, इज इट NRV? अब सवाल ये उठता है कि जो आपकी ये मैकबुक थी इसकी कॉस्ट कितनी थी, $800। इसकी NRV कितनी है, 750। सवाल ये उठता है कि मुझे इस मैकबुक को अपनी बुक्स में NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए या कॉस्ट पे। NRV विच वन इज, या विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है। क्या लोअर है इसके अंदर, 750 लोअर है, तो कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, इतने पे रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक आप थोड़ा सा ये समझ आया कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है और NRV कैसे कैलकुलेट होती है। जाहिर सी बात है, किसी भी एसेट को ओवरस्टेट कर ही नहीं सकते। राइट, बात समझ रहे, क्लियर। एक और सिनेरियो देखो, एक और सिनेरियो क्या है, ये आप लोगों ने अभी कॉपी कर लेना फिर, सही है, लेकिन अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले आओ पहले दिमाग के अंदर कि भाई गेम क्या मची हुई है यहाँ पे। अच्छा भाई, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए एक और सिनेरियो पढ़ते हैं। और एक और सिनेरियो क्या है, अब देखो, बोलता है कि जो आपका एसेट है ना, वो भी लेट्स सपोज ये भी एक मैकबुक, ठीक है, ये भी एक मैकबुक है, लैपटॉप और मिडिल क्लास लगता है इस वजह से। अच्छा भाई चलो सुनो, बोलता है कि ये आपकी जो परचेज प्राइस थी वो थी $900, आप इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस पे करते थे $100, इंपोर्ट ड्यूटी लगी $60 और पैकिंग लगी आपकी $40, और ये नॉर्मल सेल कितने की मारते थे आप इसको मार्केट में, 1500 रुपए का बेचा करते थे। सुनो आगे बात, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे इस मैकबुक की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके दे सकते हो, परचेज ऑफ वैल्यू जो भी परचेज प्राइस थी प्लस ऑल द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद परचेज। तो भाई एसोसिएशन कौन कौन दिखा रहा है, पहले तो 900 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 40, कितना बना 1100। यानी कि जो मेरा एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी आई, एसेट बोल रहा हूँ बार बार, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी एक एसेट होता है लेकिन इन्वेंट्री बोलना चाहिए मुझे। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आई, 1100 रुपए। अब आगे बोलता है एक्सीडेंट, मसला ये हो गया कि भाई वो गिर गया एंड नाउ इट कैन बी सोल्ड फॉर $1200। अब कितने का बिक सकता है वो, 1200 का। इस 1200 इज द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग रिपेयर ऑफ $80। $80 का पहले खर्चा करना पड़ेगा, फिर जाके 1200 का बिकेगा, 1500 का फिर भी नहीं बिक सकता, क्योंकि आप गिर गई चीज, टूट गई है, तो आप टूटी हुई चीज, रिपेयर हुई हुई चीज 0 मीटर चीज के रेट पे तो नहीं बिक सकती। अंडरस्टैंडेबल बात है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई आप मुझे NRV कैलकुलेट करके दे, तो NRV कैलकुलेट करने से पहले हम अभी से फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग
प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 1200 माइनस 80, कितना आंसर आया? 1100। क्या मैं बोल सकता हूँ ये डॉलर 1120 जो है ये एनआरवी है? अच्छा, कॉस्ट कितनी थी? 1100 है ना? एनआरवी कितनी आई? 1120। मुझे इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट पे या एनआरवी पे? कॉस्ट पे, व्हिचएवर इज लोअर। इतनी सी तो बात सिखाई है मैंने अब तक आपको, और तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, और तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं अभी आपको। इतनी सी बात आपको मैंने खाली अभी सिखाई, और ये आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट पे, क्योंकि जो कम वैल्यू है 1100 कम होता है या 1120 कम होता है? तो जो भी वैल्यू कम आ जाए, कॉस्ट भी कैलकुलेट हुई भी होगी सवाल के अंदर, एनआरवी आपको कैलकुलेट करनी होगी। कॉस्ट वो यूजुअली कैलकुलेट करके दे देता है आपको, एनआरवी आपको कैलकुलेट करनी है। एनआरवी कैलकुलेट करने का तरीका क्या बता दिया? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब तुम एनआरवी को कंपेयर करोगे किससे? कॉस्ट से, और फिर देखोगे जो भी कम है। पिछले वाली सिनेरियो के अंदर क्या चीज कम थी? एनआरवी। हाँ, 750, तो कितने पे वैल्यू करा? 750 पे। इस बार क्या कम है? 1100, तो किस पे वैल्यू करा? कॉस्ट। बोलता क्या था पहले पेज पे? एज पर, देखें, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब ये लाइन आपको समझ आ रही होगी कि भाई आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब कॉस्ट कैसे निकलती है, एनआरवी कैसे निकलती है, जब आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको ये लाइन पढ़ने में अब कोई मसला नहीं होगा। और आपको ये भी समझ आ गया कि कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालनी है, एनआरवी निकालनी है तो कैसे निकालनी है। अब जरा एक मजे की बात बताऊं, देख, यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को खाली देख रहे हैं। बोलता है ये रानी इज अ ट्रेडर, ये एक रानी है जो कि एक ट्रेडर है। हर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च, जिसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च को। अब जरा सुनो, बोलता है शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर 3 टाइप ऑफ इन्वेंटरीज एट 31 ऑफ मार्च 2020। 3 टाइप की इन्वेंटरी थी, यानी कि इन्वेंटरी 3 टाइप की बोले तो इन्वेंटरी आइटम ए, बी और सी, यानी कि 3 डिफरेंट आइटम थे, 3 डिफरेंट आइटम। अच्छा, अब नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे आपको दिए हुए कि हर एक यूनिट 110 ए के थे इनके पास, 85 बी के थे और 90 यूनिट्स सी के थे। इतनी सी बात करी इसमें। अब देखो तो बोलता है कॉस्ट पर यूनिट, ए की कॉस्ट कितनी है? 17, बी की कॉस्ट 18, सी की कॉस्ट 15। अब क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 20, 19 एंड 16, और उसके सेलिंग एक्सपेंसेस कितने? 2, 1 और 2। अब बोलता है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ रानी इन्वेंट्री एट 31 मार्च। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं, कुछ भी नहीं करो जिंदगी में, कुछ भी नहीं करो, मुझे ये बताओ तुम्हें कॉस्ट पता है कितनी है? और इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए सिर्फ कौन सी 2 चीजें ही हैं आपके पास जिंदगी में? कॉस्ट और एनआरवी। इसके अलावा कुछ और पेपर के अंदर दिया हुआ हो तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सही, कंफ्यूज करने के लिए कोई भी चीज दे सकता है, सिर्फ कॉस्ट या एनआरवी, इसके अलावा कोई कहीं नहीं बोलेंगे, कहीं नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं आप एनआरवी निकाल के तो बताएं पहले आइटम ए की, एनआरवी। तो भाई सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस कितना आया? 18। कोई मुश्किल काम है, आसान काम है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है ए की, और एनआरवी कितनी है? तो रिकॉर्ड किस पे करना चाहिए? 17 या 18? लोअर ऑफ क्या है? कॉस्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए के यूनिट्स कितने? 110। वैल्यू निकालनी है ना, तो हर एक यूनिट कितने का है? डॉलर। कितने का वैल्यू करूंगा? 17 या 18? 17। तो करो जरा आंसर, बताओ कितना आ रहा? 1870। अब बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट बी की। तो प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कितनी है? 18। उसकी एनआरवी कितनी आएगी यार? 18। अब बताओ क्या ले, कॉस्ट ले या एनआरवी ले? कोई भी ले लो, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हमें तो लोअर ऑफ लेनी होती है। झगड़ा तो इसमें ये थोड़ी है कि कॉस्ट ले या एनआरवी ले, इस पे झगड़ा है कि भाई जो सी काम है वो लेनी है। अच्छा जी, तो इस बार भी चले, अब इस बार हम दोबारा कॉस्ट ले लें या एनआरवी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सेम है। यूनिट्स कितने? 85 मल्टीप्लाई बाय किस पे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि आपने निकालनी क्या? इन्वेंट्री की वैल्यू है ना, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है ना। कितना? 18। तो कितना आ रहा है? 15। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट सी है, इसकी एनआरवी कितनी है? 14। और कॉस्ट कितनी है?
15। अब मुझे बताओ इसको एनआरवी पे लूं या कॉस्ट पे? बताओ भाई, सब लोग बताएंगे कॉस्ट या एनआरवी? क्यों एनआरवी? एनआरवी क्यों बोल लो भाई, क्या पागल हो? क्योंकि लोअर ऑफ पे जाते हैं। तो भाई कितने यूनिट है सी के? 90। हर एक यूनिट किस वैल्यू के हिसाब से वैल्यू करेंगे? 14। तो कितना आंसर आएगा? 1260। इनका टोटल निकालो, टोटल वैल्यू 466, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। भाई जो मैंने अभी पढ़ाया है, इतना पढ़ा के आपने एक क्वेश्चन अटेंड करा है? आपके पास का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये 2020 का है, 7707 का, ये रानी जानी। मतलब इसने क्या कर लिया मेरे साथ 4 मार्क्स के लिए? ऐसी क्या चीज थी मुझे बताओ जो मैंने आप लोगों को करवा दी और अब आपसे इस टाइप की चीज कम से कम नहीं हो सकती, इस टाइप की। आगे तो भी और चीजें आएंगी, लेकिन पहले आप मुझे इतनी बात बताओ। क्लियर है यार? देख लें इसको गौर से सब लोग। क्या आप इसको देख के फिर घबराए नहीं कि पता नहीं क्या चीज है, ऐसा क्या है, वैसा क्या? आपने जो सिनेरियोस करे, आपको उससे पता लग गया कि भाई जो भी कम हो वो लो, और कम ज्यादा देखते कैसे कॉस्ट निकाल लो और एनआरवी निकाल लो। आपको ये भी पता है कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और मैंने आपको बोला सवालों में कॉस्ट पहले से दी हुई होगी, एनआरवी को आपसे कैलकुलेट करवाएगा। लेकिन कॉस्ट अगर उसका दिमाग किसी से घूम गया और कैलकुलेट करवा लिया और उसने देखा कि यार साला बच्चे को ये पता भी है या नहीं पता, उस वक्त बच्चे नहीं करेंगे। तो कॉस्ट निकलती कैसे? कॉस्ट प्राइस प्लस ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज प्लस किया जाएगा उसके अंदर। और एनआरवी कैसे निकलती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। उसको बेचने के लिए ये खर्चे पहले करने पड़ेंगे, तब जाके ये बिकेगा इतने का, तो एनआरवी निकल। एनआरवी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट, जिसको हम लोग प्यार से एनआरवी कहते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सब लोग देख लो। तो ये आपके लिए 5 मार्क्स का। बाकी नीचे तो थ्योरी अभी चीजें वो भी वापस आएंगे सवाल पे पढ़ के, तो फिर बात क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई मसला नहीं है? अच्छा एक और बात करते हैं। ये एक सवाल है। अच्छा ये सवाल ना, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2021 का सवाल, 2020 का ही सवाल है इत्तेफाक से, दूसरे वेरिएंट का है, लेकिन ये एक कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सवाल है। ये एक कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सवाल है। अगर आप देखें तो डिबेंचर, डिविडेंड्स पेड, जनरल रिजर्व, ये वो चीजें आपको दी हुई है जो नॉर्मली वो देता है। अच्छा इधर इसने ये बोला है, एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1। सिर्फ इस एडजस्टमेंट को देखेंगे, बाकी जितनी एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस 400 वाज प्रीपेड, आपको पता है ये प्रीपेड एक्सपेंस है। नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउन पेमेंट 5% चार्ज करना है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये बातें हुई भी है, ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी हुई भी है हमारी जिंदगी में। मैं आपको खाली एक एडजस्टमेंट दिखा रहा हूं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड इसने एडजस्टमेंट दी है। अब इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो बोलता क्या है, एग्जामिनर बोलता है इन्वेंट्री ऑफ 26,300 इंक्लूडेड आइटम्स वैल्यूड एट कॉस्ट 5,200। वो पता है क्या बोलता है? बोलता है ऊपर आओ और ऊपर आके देखो तुम्हारे पास इन्वेंट्री दी हुई होगी। कहाँ दी हुई है भाई इन्वेंट्री? है 30 सितंबर 26 26,300। बोलना क्या शुरू किया, नीचे लाइन पढ़ो, इन्वेंट्री ऑफ 26,300 इंक्लूड्स या इंक्लूडेड आइटम्स वैल्यूड एट कॉस्ट 5,200। बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी वैल्यू है ना 26,300, इसमें एक आइटम है जिसकी वैल्यू क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है 52, यानी कि इसके अंदर ही एक आइटम पड़ा हुआ है और वो कितने का है 52,300 का है, 5200 का है, 5200। ठीक है, आगे क्या बोलता है? दैट नीडेड रिपेयर, और उसको किसकी जरूरत है? रिपेयर की जरूरत है, बेचारा सही होना चाहता है। बोलता है आफ्टर रिपेयर कॉस्टिंग 600 द आइटम कुड बी सोल्ड फॉर 5,000। बोल रहा है कि रिपेयर करवाओगे तो वो आइटम बिकेगा कितने का? 5,000 रुपए का, लेकिन रिपेयर का खर्चा कितना आएगा? 600 रुपए का। क्या आप बेचारे बच्चे एनआरवी निकाल सकते हो इसकी? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब एनआरवी इज इक्वल टू 5,000 माइनस 600, तो कितनी आई? 4,400 इज एनआरवी। कॉस्ट कितनी है इसकी? 5,200 कॉस्ट है। अब मुझे बताओ कि इसने ये जो आइटम 5,200 का रिकॉर्ड किया हुआ है 26,300 में, ये सही रिकॉर्ड किया हुआ है या गलत रिकॉर्ड किया हुआ है? गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या 52
5200 को आपकी बुक्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बल्कि कितना होना चाहिए उस आइटम को रिकॉर्ड? 4400। तो तुम करोगे क्या? तुम कुछ भी नहीं करोगे अपनी जिंदगी में। इस 26300 में से 5200 माइनस कर दोगे और ऐड कितना कर दोगे? 4400। या फिर जो डिफरेंस है ना 52 और 44 का, उसी से बड़ा हुआ होगा ये, वो तो वो डिफरेंस भी माइनस कर सकते हो डायरेक्टली। ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, जो कॉस्ट है वो बाहर निकाल ली और एनआरवी को अंदर वापस डाल दिया उसने, तो ये आपको ज्यादा लॉजिकल समझ आएगा। वो डिफरेंस में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई 5200 का कॉस्ट था, नहीं होना चाहिए, बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया 26300 में से। होना कितने का चाहिए? वो 4400 का होना चाहिए, तो 4400 ऐड बैक कर दिया हमने इसके अंदर। बात समझ आई? तो अब मुझे ये बताओ कि क्लोजिंग इन्वेंटरी की रिवाइज वैल्यू कितनी होगी? हाँ भाई, 26300 माइनस 5200 प्लस 4400, 25500। आओ मैं तुम्हें एक चीज सही, 25,500। तो कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा सवाल वो देगा नहीं कि कुछ भी ना करना पड़े। सही है, अब सुनो आगे जरा क्या बोलता है। कैलकुलेट, देखो भाई पहला पार्ट, कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2020। कितनी आई है? 25,500। कैलकुलेट कर ली, कैसे करी थी? 26,300 थी पहले, 26,300 है ना, माइनस 5,200 प्लस 4,400, तो 25,500। और ये आप 4,400 एनआरवी आप उसको यहाँ वर्किंग में निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो एक मार्क एनआरवी निकालने का होगा, दूसरा मार्क क्लोजिंग इन्वेंटरी को करेक्ट करने का होगा, क्योंकि कॉस्ट तो सवाल के अंदर गिवन, तो उसका तो कोई मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो 25,500 बात समझिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है बनाने को? फिर बोल रहा है रिवाइज प्रॉफिट बना लो। तो रिवाइज प्रॉफिट बनाने में कोई मसला नहीं है, ये हम आगे कर लेंगे। सॉसी बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, सवाल खत्म। अभी हम आगे अगर हमें टाइम मिला तो अभी ये सवाल को ये आगे, अब आगे 5 मिनट का सवाल बचा। इसमें जो नया था ना वो आप कर चुके हो, अब आपने सिर्फ रिवाइज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, अब रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए सोचो, रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मैंने अभी एक एडजस्टमेंट करी है ना, तो मेरा पहले प्रॉफिट कितना गिवन है? कहा दिया हुआ है भाई प्रॉफिट? कहा दिया हुआ है? ओके, ये रहा। अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 वाज प्रिपेयर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ 84,900। ड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है? क्या बताया था आप लोगों को? ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि मैंने ये बताया था कि ये वो स्टेटमेंट बनी हुई है जो एरर्स कंटेन करती है। आप ये ड्राफ्ट की टर्मिनोलॉजी एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट के टॉपिक में पढ़ा करते थे। यानी कि इस प्रॉफिट में कुछ एरर्स मौजूद है। वो एरर्स 3 एरर्स है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन पहले बात करते हैं इन्वेंट्री। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कितने का है? 84। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट प्रॉफिट 84,900, ऐसा ही है बेटा। ऑपरेटिंग कहाँ से आ गया? उसने लिखा हुआ तो है यहाँ पे कि ड्राफ्ट प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो। ऑपरेटिंग होगा तो मेंशन करेगा, सही है। फाइनल प्रॉफिट है ये, लेकिन गलत है, कुछ गलतियां यानी कुछ एरर्स, सही। अच्छा भाई, ये फिर नीचे उसने एरर्स डिस्कवर करे थे, तो ये कंपनी के साथ एरर्स मिला के, इन्वेंटरी वैल्यूएशन मिला के एक सवाल बनाया हुआ है, खेलता है ना। तो इसमें कौन से आपने 3 डिफरेंट टॉपिक पढ़े हुए हैं, अब ये तीनों एक साथ मिला रहा है वो आपसे। अच्छा जी, अब जो हमसे दूसरे स्टेप में ये काम करवा रहा है, ये एरर्स का काम करवा रहा है। तो भाई आपका जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है वो है कितना? 84,900 का, मैंने लिख लिया 84,900। अब मुझे ये बताओ कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाया है या कम किया है? कैसे? पहले इन्वेंट्री कितनी थी? 26,300। अब कितनी हो गई? 25,500। तो इन्वेंट्री कम करने की वजह से, इन्वेंट्री कम करने की वजह से कितने से कम हुई है इन्वेंट्री? मुझे कोई बता सकता है? 500, 800, और यही कॉस्ट और एनआरवी का डिफरेंस भी होगा, है ना। 800 से मेरी इन्वेंट्री कम हुई है। अगर मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री 800 से कम कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? हाँ जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रॉफिट्स की। ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, सही। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को कम या ज्यादा करती है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट गिर गया, सही। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत दफा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, लेस या ऐड इन्वेंट्री, कितने की लेस करेंगे? 800 का इम्पैक्ट पड़ेगा, 800 से प्रॉफिट गिर जाएगा।
बात समझ आई? उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है और देख लो ना एक नजर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस ऑफ 400 वाज प्रीपेड। क्या बोल रहा है भाई, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे इंक्लूडेड इंश्योरेंस ऑफ 400 दैट वाज प्रीपेड एट 30 सितंबर। बोल रहा है कि भाई ये जो तुम्हारे कहाँ है भाई ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ दिए हुए यहाँ पे इन्होंने, देख रहे हैं कहीं? ऐसा हो नहीं सकता ना, होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं किया हुआ। अच्छा सही सही, कोई बात नहीं। सुनो, उसने बोला भाई कि भाई आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस का 400 रुपए का, दैट वाज प्रीपेड 2020 में। और आपने क्या किया हुआ था, इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो आज प्रीपेड के साथ क्या करोगे, प्रीपेड को रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, प्रीपेड तुम्हारे एक्सपेंसेस में ऐड होते थे या लेस होते थे? प्रीपेड ऐड या लेस? अगर प्रीपेड लेस होते थे तो प्रीपेड होने की वजह से प्रॉफिट्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ता होगा? अगर एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो प्रीपेड्स को अगर मुझे प्रॉफिट में डायरेक्ट एडजस्ट करना पड़े तो प्रॉफिट्स में ऐड कर दूं प्रीपेड को या सबट्रैक्ट कर दूं? ऐड करेंगे, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस में से प्रीपेड माइनस करते हो तो एक्सपेंसेस कम हो गए, और एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। सही, नॉर्मल सी बात है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे आगे ऐड प्रीपेड, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने की, 400। फिर अगली एडजस्टमेंट क्या बोलता है, अगली एडजस्टमेंट बोलता है कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, कोई बात नहीं, अभी वो मेरे ख्याल से वो मसला कर रहा है आज थोड़ा, कभी कभी जो है खुल गया ना। अच्छा भाई, अब अगर अगली एंट्री देखो तो अगली एंट्री क्या है, बोलता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शोन हैड बीन एडजस्टेड सो दैट इक्वल इट इक्वल्स टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि 5% का आपको प्रोविजन चार्ज करना है। क्या करना है, रुक जाओ अभी, अगर प्रॉब्लम हो तो आपको 5% का प्रोविजन चार्ज करना है। अच्छा, प्रोविजन कैसे चार्ज करोगे? सबसे पहले आपको ये पता है ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के, 14,500, इसके ऊपर कितना परसेंट लगाओ जरा, कितना आया है, हाँ 725। अच्छा, अब तुम देखो तुम्हें लास्ट ईयर का प्रोविजन गिवन है सवाल में 625, तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? हाँ इंक्रीज, कितने से इंक्रीज, 100 से इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन पीबीडी प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा या कम करेगा बताओ? कम करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लेस इंक्रीज इन पीबीडी, और वो 100 रुपए क्या करने चाहिए यहाँ पे, लेस। तो अब मुझे बताओ मेरा जो रिवाइज नेट प्रॉफिट आ रहा है, रिवाइज नेट प्रॉफिट वो कितना आ रहा है, 84, वो 84,400 आ रहा है। बात समझ आई? तो ये आपने, इसने आपसे क्या कर लिया, ये बनवा लिया, क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, आप क्या बना दो, सॉसी बना दो। अब सॉसी के अंदर जब तुम प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे, नेट प्रॉफिट, तो कौन सा रिकॉर्ड करोगे, 84,400। बाकी तो वही, बाकी तो वही जो होता है, डिविडेंड पेड दिया हुआ होगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पहले से दिया होगा, जनरल रिजर्व ओपनिंग पहले से दिया होगा, इस साल कितना ट्रांसफर किया वो पहले से दिया हुआ होगा। ये नीचे एडिशन में मुझे नजर आया था, डायरेक्टर डिसाइड टू ट्रांसफर 5,000 टू जनरल, इस साल इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, और ये वाली एडिशन देख लो। और उसके बाद फिर क्या है, सॉसी कंप्लीट हो गई, सवाल कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, क्या चीज, एरर का कैरी फॉरवर्ड का मार्क नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी एरर क्यों करोगे, बात ये है ना, एरर ही अगर करना है तो फिर फायदा क्या, सही, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। तो ये चले एक काम करते हैं, घबराए भाई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है हमें, देखो भाई, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, देखो सवाल के अंदर, इशूड शेयर कैपिटल है 2 लाख का, सही है, क्या मैं इधर 2 लाख लिख दूं, कोई मसला?
जनरल रिजर्व का ओपनिंग बताओ कितना है, दिया हुआ है सवाल के अंदर। जनरल रिजर्व ओपनिंग में कितना था, 6500 का, नजर आ रहा है सबको? तो रिकॉर्ड कर लेंगे 6500 ओपनिंग, रिकॉर्ड कर लो। थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, थोड़ा रिस्पॉन्स में इंटरनेट का इशू आ रहा है, लेकिन चलो 65। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग का पहले आपको ओपनिंग चाहिए, तो वो आपको गिवन है, कहाँ पे गिवन है पहले देख लेते हैं एक नजर। तो रिटेन अर्निंग आपको ये दी हुई है 73475, ठीक है। तो ये 73475 रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, 73475 और एक टोटल आ जाएगा, तो टोटल प्यार से निकाल के मुझे पहले बता दें। फिर नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया, नेट प्रॉफिट 27997775, ठीक हो गया। नेट प्रॉफिट आ गया 8440 का, बातें नहीं करो, ध्यान दो यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है आपने, कुछ डिविडेंड्स पे करे। भाई डिविडेंड्स कहां से पे करते हो, रिटेन अर्निंग से। तो कितना डिविडेंड पे करा है, 2000 का, 2000 का रिकॉर्ड कर दो यार, इधर आओ। और डिविडेंड्स पेड कितना, 2000। यहां से 2000 माइनस करेंगे, टोटल से भी 2000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है, कितना ट्रांसफर करा था, याद है? अभी बोला उसने नीचे एडजस्टमेंट के अंदर, कितना ट्रांसफर करा, $5000। तो $5000 रिकॉर्ड कर लेंगे, करें यहाँ पे रिकॉर्ड। क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में 5000 चला जाएगा, कहां से माइनस होगा, रिटेन अर्निंग से। टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका 2 लाख आंसर आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 11500। बाकी आसान वाले दो निकाल लो, 150875 और 1500 कैसे हो जाएगा। हाँ भाई, फाइनल आंसर 362 180 बन गई। क्या हो गया, अभी आप मुझे बताओ इस सवाल के अंदर, ये कंपनी पढ़ा है ना आपने, जो आपने वो पता नहीं इतना लंबा लंबा पता नहीं क्या क्या कंपनी पढ़ा है, बोल रहा है क्या है यहाँ पे लाके सारी चीजें लिख के देता है, लाइनें बना के देता है, हेडिंग लिख के देता है, बोलता है इसके अंदर चीजें पुट करते हैं। अगर बच्चा ये भी नहीं कर रहा ना, तो लानत दे उसको, सिंपल। मतलब ऐसी बात है यार, सोच के देखो क्या है ये, क्या बोला है उसने बनाने को, घटिया आदमी है ये। पैटर्न चेंज कर ले, कुछ भी कर ले, इसकी खसलत नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी, वो वही रहेगी। बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, सही है। अभी मैं इन्वेंट्री वेरिएशन पढ़ा रहा था, सही है। आप लोग की शक्लें मुझे खींच के वो कंपनी की वो करवाने को आगे ले आएंगे यार, चलो रिवाइज प्रॉफिट करवाया, वो करवाया था यार। हम एक काम करते हैं कि इसको यार, वैसे बैलेंस शीट 2 मिनट में बन जाती है यार, नॉन करेंट एसेट, चलो चलो 2 मिनट में बनेगी, 2 मिनट में बनेगी, कुछ भी नहीं होता। चलो भाई, तो तुम लोग ऐसी शक्लें बना के बैठो ना जैसे पता नहीं कोई चीज पहली बार देख रहे हो। जंगल से मैं लेके आया हूँ सबको, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या हो रहा है, अबे भाई कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या हो रहा है, सही है। चलो आ जाओ भाई, जल्दी से बताओ नॉन करेंट एसेट सबसे पहले। हाँ भाई, नॉन करेंट एसेट आपको दिए हुए हैं, उनकी कॉस्ट दी हुई है और उनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो रिकॉर्ड कर लो 462,000, तो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे 462,000, और उसके बाद उसकी 106,000 की पीएफडी थी, और उसके बाद 356,000। नॉन करेंट एसेट आ गए। नॉन करेंट एसेट किस नाम से था, नॉन करेंट के ही नाम से था, सही है। चलो आगे आ जाओ, एक ही है, ओके एक ही है। करंट एसेट्स पे आ जाओ। करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है। अरे भैया क्लोजिंग इन्वेंटरी कौन सी लिखोगे, हाँ जी 26,300 या 25,500, 25,500। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के दिए हुए थे, अभी देखो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दिए हुए थे ये रहे 14,500 के। तो बेटा लिखो 14,500,
मैं पेज खोल लेता हूँ। असल में ये इस तरीके से हुआ है ना, ये एक ही पेपर चलता है। 14 कितना था? 14,500 ना? 14,500। इसमें से लेस क्या करेंगे? क्या पीएफडी लेस करेंगे पीबीडी? तो पीबीडी कितना लेस होगा? 100 या 725? सीडी बैलेंस 725 माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद बताओ और क्या था अदर रिसीवेबल्स से सवाल में? क्या था? अभी एडजस्टमेंट करिए प्रीपेड एक्सपेंस की। हाँ जी, अदर रिसीवेबल आपको गिवन है, कितने के गिवन है? 1600 के। इसमें और क्या चीज ऐड कर दोगे? 400 रुपए का जो एक प्रीपेड हुआ है तुम्हारा जिंदगी में, वो ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे टोटल? 2000। तो ये लिख लो यहाँ पे 2000। उसके बाद बताओ फिर क्या है? बैंक शैंक कैश, बैंक तो ओवरड्राफ्ट है, देख लो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड कर चुके। उसके बाद फिर आपका अदर पेबल्स है, अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म। टोटल एसेट्स निकाल लो। चलो भाई टोटल करंट एसेट निकालो पहले, कितना आ रहा है? 41 नहीं, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? 412, अच्छा 75 हो गया। इसको ऐड कर लो, नॉन करंट एसेट में टोटल एसेट्स आ जाएंगे। टोटल एसेट्स 39,727। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्विटी एंड रिजर्व्स 75। ओके, इक्विटी देखो बेटा, इक्विटी एंड रिजर्व्स पहले लिख लो। तो इक्विटी एंड रिजर्व्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। वो कौन सा लिखोगे? 180 का क्लोजिंग कितना था? 2 लाख, बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व, वो कितना हो गया था? 11,500। फिर क्या लिखोगे? रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स कितने की हो गई थी आपकी? 150,875। रिकॉर्ड कर लो, 150,875। टोटल निकाल लो इनका, कितना? 362,375। उसके बाद क्या करेंगे? लाइबिलिटीज देख लो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी कोई? बैंक डिवेंचर लिया हुआ इन्होंने, कितने का? 18,000 रुपए का। अच्छा जी, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 18,000 रुपए का डिवेंचर। यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवेंचर। भाई डिवेंचर कितने का है? 18,000 का। चलो भाई टोटल निकाल लो इसका 18,000 ऐड करके, 38,375। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? करंट लाइबिलिटीज जी। अच्छा जी, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स कितने के? देख लो भाई सवाल के अंदर ट्रेड पेबल्स गिवन है 8,250। 8,250, 8,250। और बताओ और क्या है? ट्रेड पेबल, अदर पेबल्स। अदर पेबल्स बताओ कितने? आपको अदर पेबल्स गिवन थे यहाँ पे, कितने के गिवन है? तो ये रहे 2,200 के। रिकॉर्ड कर लो। कितना आ रहा है ये? कितना है? 1,800। कितना था ट्रेड पेबल? कितना था? 2,200। फिर उसके बाद अरे यार रुको यार तुम लोग तो, ये बताओ ये कितना दिया हुआ था पहले उसमें सवाल में? 2,200। ट्रेड पेबल कितना था? 8। और ये कितना है? 2,200। और उसके बाद बैंक कितना है? रुक जाओ, बैंक बताओ पहले, बैंक कितना है? 6450। 6450। चलो भाई बताओ कितना आ रहा है? नहीं, ये बताओ टोटल कितना आ रहा है? उसको ऐड कर लो इसमें। 38,075, 39,727 बैलेंस हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा जो कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए था लेकिन चल रहा होगा, क्यों यार डिवेंचर का इंटरेस्ट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया हुआ? भाई उसने सवाल में ये बोला था, सुन ले सवाल सुन, उसने ये बोला था कि उसने सारा काम कर लिया, डी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 30 सितंबर। उसने सारा काम कर लिया, उसका जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है वो ये है, लेकिन कुछ एरर्स हैं, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो उसने अभी तक सॉल्व नहीं करी है। वो कौन कौन सी सॉल्व नहीं करी थी?
ये और ये। उसका जो लोन का इंटरेस्ट है ना, जो आप 180 बोल रहे हो, वो ऑलरेडी इस 2200 के अंदर शामिल है। उसने ये तो नहीं बोला ना कि वो लोन इंटरेस्ट भी रहता था, ऐसी तो कोई बात नहीं बोली ना इसने। कि सिंगल एंट्री का सवाल तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें कर रहे हो, उसको पूरे को बना रहे हो, नहीं, ये तो पहले से गिवन है आपको यार। तो इसके अंदर आप दोबारा से एडजस्टमेंट नहीं करोगे, और अगर आप कर देते आपका बैलेंस ही नहीं होता। बात समझ आई? तो ये अदर पेबल मेंशन है इसके अंदर, तो उस अदर पेबल में लोन का इंटरेस्ट शामिल है। क्लियर हो गई बात? सही है। तो ये आपने बैलेंस शीट बना ली, 2 मिनट में बैलेंस शीट बन गई, 9 मार्क्स ये आ गए, ये आपका पूरा 20 मार्क्स साइड में हट गया। अच्छा, अगर हमने इन्वेंट्री कुछ गलत निकाला होता तो बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती, अगर हमने प्रॉफिट गलत निकाला होता तो बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती। इसके अलावा पूरे 20 के 20 मार्क्स हाथ में रखे हुए, कितना मुश्किल है। लेकिन अब आप क्या गलतियां करते हैं? आप वही गलतियां करते हैं जो अभी बैठ के करते हैं। आप लोग सोचते ही, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो पेपर के अंदर कि भाई इतना करके गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। भाई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म करना, बोलना मुझे कुछ आते ही नहीं पेपर वाले, रोना भाई। अम्मी से बोलना कि आप बैठे जानाबाज पे, जब तक मैं नहीं आ जाती दुआ करो भाई, आप जाओ पेपर देने, सबको बिठा के जाओ दुआ हुआ करने के लिए, और फिर पेपर दो। तो ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा ए पे लाके रोक देता है, स्टार तक नहीं लेके जाता। ये बात याद रखो, सही है? क्लियर होती है ये वाली बात? खैर, तो हम पढ़ रहे थे इन्वेंट्री। यार ये है मेरे अंदर एक मजा, अब ऐसे ही निकाला तो आपने कर दिया, सही है? ताकि आप लोगों को ये भी हो ना, ये वैसे मैं 500 आपको पूरा करवाऊंगा, ये भी मैंने बोला था नए वेरिएंट वाले सारे करवाऊंगा, लेकिन यार ऐसे बकरी बातें अगर हो रही होंगी तो मैं तो बोर हो जाऊंगा, और आप लोग अगर उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो जाओ। नहीं नहीं बेटा, नहीं, क्लास में। अच्छा भाई आगे आ जाओ जरा, अब आगे बात करते हैं। हम कहाँ थे? हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि ये एनआरवी क्या है और कॉस्ट क्या है, ये तो आधा इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ है। अभी कुछ ऐसा इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहता है जो शायद आपके पेपर में आएगा, तो अब मैं आपको वो करवाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा। जो आ चुका वो तो बच्चों वाला आया हुआ है, अब जो आएगा ना वो मजे का है, लेकिन उसको ना दिमाग खोल के सुनिएगा, और मुझसे सवाल कम से कम कीजिएगा जब तक पूरा लेक्चर खत्म ना हो जाए, क्योंकि अब जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको आप बीच बीच में समझने की कोशिश मत करिएगा, उसको एक फ्लो के साथ लेके चलिएगा, और आखिर में आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है ना, ये इन्वेंट्री को वैल्यू करने की कुछ टेक्निक्स होती है। इन्वेंट्री को वैल्यू करने की मतलब इन्वेंट्री को काउंट करने की कुछ टेक्निक्स होती है। तो कौन सी टेक्निक्स होती है? तो उन टेक्निक्स को या उन असम्पशंस को हम कहते हैं, उसके पहली असम्पशन का नाम होता है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट तुम पहले खरीदोगे उसको तुम पहले बेचना, पहले जो आया वो पहले बिकेगा। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस तरीके से करते हैं, वो जो असम्पशन है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की असम्पशन इस्तेमाल करते ही क्यों है? सवाल ये है। देखो, बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं जो पेरिशेबल गुड्स बनाते हैं। ये पेरिशेबल गुड्स क्या होती है? पेरिशेबल वो गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, सही है? इनकी शेल्फ लाइफ कोई लंबी नहीं होती। जैसे कि तो एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स की, भाई आपकी सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, सही है? इस टाइप की जो इन्वेंटरीज रखते हैं, जो लोग रखते हैं, क्या बोल रही हो? टमाटर, बिल्कुल, तो भाई सब्जियां, सही, तो वो खराब हो जाती है, ये पेरिशेबल गुड्स है। अच्छा, अब जो बिजनेस, सोचो, बड़ी लॉजिकल बात है, जो बिजनेसेस पेरिशेबल गुड्स का काम कर रहे हैं वो जितना जल्दी गुड्स को बेचे उतनी अच्छी बात है। तो इसका मतलब वो जो अजम्पशन इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की करते हैं। जैसे ये वाला जो आपका स्टॉक था टमाटर का, जो पहले आया वो पहले बिकेगा, और जो बाद में आया वो बाद में बिकेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया वो पहले बेचोगे, बाद में जो आया वो बाद में बेचोगे। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम प्यार से फीफो कहते हैं, इसका पूरा फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और ये कौन से बिजनेस ये असम्पशन इस्तेमाल करते हैं? जिनकी पेरिशेबल गुड्स होती है, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। दूसरी टर्म होती है, या दूसरी जो इन्वेंट्री को वैल्यू करने की टेक्निक होती है, वो होती है लीफो। लीफो टेक्निक होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट एंड फर्स्ट आउट अब IS2 ने एलिमिनेट कर दिया है। अब किसी भी बिजनेस के अंदर लीफो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लीफो होता क्या था कम से कम। इनकी अभी आगे बात करूंगा। तो लीफो क्या होता था पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना। निकाल दिया IS2 ने, क्यों निकाला वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी फिलहाल बात करते हैं लीफो। लीफो से हमें समझ आ रहा है लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज सबसे पहले किसी टाइम में खरीदी गई थी, सही है, जो सबसे, यानी कि अगर मेरे पास अभी एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, कुछ दिन पहले और खरीदा था, उससे पहले कुछ खरीदा था, उससे पहले कुछ खरीदा था, यानी कि लास्ट
जो सबसे आखिरी प्रोडक्ट था वो सबसे पहले बेचूंगा, सबसे आखिरी प्रोडक्ट को सबसे पहले बेचूंगा, जो सबसे आखिर में खरीदा हुआ था ना मैंने वो सबसे पहले बेचूंगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जितना अरसा रख के बेचोगे ना उनकी कीमत उतनी इंक्रीज हो जाती है। जैसे पेरिशेबल को जितना रख के बेचोगे उतनी इनकी कीमत गिरेगी, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिनको जितना रख के बेचो ना उनकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल चावल, आपने सुना है पुराना चावल? पुराना चावल एक टर्म होती है, अम्मी अब्बू से पूछना तो पुराना चावल ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा चावल होता है। यानी कि जो 6 महीने पुराना चावल होता है, यानी जिसको 6 महीना गुजर चुका होता है चावल को, फसल आए हुए उसकी, तो वो पुराना चावल होता है, वो ज्यादा अच्छा बनता है। मतलब टाइट खुशबू वाला चावल होता है यार। सही से फौरन से यूं पानी में डाला 10 मिनट में सीधा, समझ रही बात? तो वो पुराना चावल। आगे सुन, जितना पुराना होगा ना उसके उतने रेट ज्यादा होंगे। और जब कभी जाओगे दुकान पे खरीदने तो पुराने चावल के रेट ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से चीज पता है, जो चीज होती है, चीज वो जितनी ज्यादा पुरानी होती है ना, अगर ओरिजिनल चीज होती है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है, उसकी उतनी ज्यादा प्राइस होती है। वाइन, वाइन क्या, जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी वर्ड। बात समझ रहे? तो ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ उन गुड्स की जो जितना ज्यादा ऐसा रख के बेची जाती है उसमें उतना ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अब ये लीफो मेथड एलिमिनेट कर दिया गया है। अब ऐसा कोई मेथड इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मना है। सही है? अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एफओ। इसको कहते हैं हम एवरेज कॉस्ट मेथड। अब ये एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है? कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज तो सब गए हुए होंगे, सही? इम्तियाज सुपर स्टोर के अंदर शेल्फ्स लगे हुए। अच्छा, शेल्फ के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। लेट्स सपोज अगर मुझे वहां से बिस्किट खाने, तो बिस्किट के बहुत सारे डब्बे लगे हुए होंगे, सही? अच्छा, अब मैं गया, मेरे अंदर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं गया, मैंने थोड़ा पीछे वाला डब्बा उठा के अंदर डाल दिया कार्ट के अंदर। एक आया, उसने आगे वाला डब्बा उठा के डाल दिया। अब उसमें आपको ये नहीं पता कि भाई पहले कौन सी प्रोडक्ट यहाँ रखी गई थी और बाद में कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे रखी गई है। और इम्तियाज वाले को भी इटसेल्फ कभी नहीं पता होगी ये बात। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक एवरेज मेथड इस्तेमाल करते हैं कि यार भले फर्स्ट आउट हो या लास्ट फर्स्ट आउट हो, हमने इसका एक एवरेज निकाल लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पहले जाए बिकेगा या वो वाला पहले बिकेगा। ये तो कस्टमर की नीड पे वो कौन सा वाला उठा के ले जाता है, आगे वाला डब्बा लेके जाता है या पीछे वाला। ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि इम्तियाज में सब खड़े हुए और बोले नहीं भाई जो आगे शेल्फ पे पहले लगा है पहले आप ये उठा के करने के जाएंगे, फिर जो दूसरा आएंगे वो पीछे वाला लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक एवरेज कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, एक एवरेज कॉस्ट मेथड, यानी कि एवरेज निकाल देते हैं। नई चीज के रेट का और पुरानी चीज के रेट का एक एवरेज निकाल लिया, उस एवरेज के ऊपर उस इन्वेंटरी को काउंट कर रहे होते हैं। सही है? बात समझ आती है? अच्छा, अब ये जो तीनों मेथड है ना, इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बात देखी, आप वो सुनो। एज पर ओ लेवल सिलेबस outline, as per O level syllabus outline, their calculation, their मतलब FIFO LIFO EFCO are not a part of the syllabus। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको FIFO LIFO EFCO कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़े हो। इन्वेंटरी वैल्यूएशन की टेक्निक ही FIFO और EFCO है, इसके अलावा कोई और टेक्निक है ही नहीं। पहली बात तो इनकी कैलकुलेशन तो पार्ट नहीं है, बट आपको वो बोल सकता है कि भाई इसका मतलब बता दो, फुल एब्रिविएशन बता दो। ऐसा कोई गेम करते छोटा मोटा तो आपको पता तो हो ना, सही? कि FIFO का क्या है, EFCO का क्या है, सही है, और LIFO का क्या है, सही? ऐसा बोलता है O level syllabus are only या in O level syllabus are only required to prepare inventory valuation statement। आपसे क्या करता है, वो इधर रिक्वायर करेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टेटमेंट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टेटमेंट क्या होती है, बात करता हूं इसके बारे में, सोचो। अब सुनना इस बात को। देखो यार, कभी कभी आपके कारोबारों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल आज चल रही है 25 दिसंबर, सही? मैंने क्या किया, 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक इन्वेंट्री को काउंट ही नहीं करा था, सही है? मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है 25 दिसंबर की, लेट्स सपोज 10,000 रुपए की। कितने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है भाई? 10,000 रुपए। अब मुझे एक्चुअल में फाइनल अकाउंट बनाने किस डेट को होते हैं? 31 दिसंबर को। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास 25 तारीख को इन्वेंट्री पड़ी हुई थी ना, वो 25 तारीख की आपको सवाल में इन्वेंट्री देगा, भाई 25 तारीख की इन्वेंट्री ये थी। फिर वो बोलेगा 26 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक ये सारा काम हुआ, कुछ सामान बिका, कुछ आया, कुछ वाइन से लेके कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो आप क्या करोगे, उस सारी चीजों को पहले एडजस्ट करोगे, और वो एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक वैल्यू निकालोगे। यानी कि आप 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक और जो कुछ हुआ वो इसके अंदर
रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ गई थी, आपने 25 तारीख की इन्वेंट्री काउंट करी थी और उसके बाद पूरा वीक आपने काउंट ही नहीं करी इन्वेंट्री। तो अब आपको जरूरत पड़ गई 31 तारीख को इन्वेंट्री की, क्योंकि आपको तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री को काउंट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ेगा। अब इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आप क्या करोगे, लेट सपोज 25 तारीख को 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, 26 को क्या हुआ, 2,000 की बिक गई। 26 को क्या हुआ, 2,000 की बिक गई। मेरे पास इन्वेंट्री बची कितनी है, 8,000 की। फिर 27 तारीख को मैंने 3,000 की इन्वेंट्री खरीद ली, अब मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, 11,000 की। फिर 11,000 की इन्वेंट्री में से मैं 3,000 की इन्वेंट्री घर ले गया, अब कितनी बची, 8,000। तो अब 31 तारीख को जो मैं इन्वेंट्री वैल्यू कर रहा हूँ वो कितनी कर रहा हूँ, 8,000। ये गेम होगा, ये गेम होगा। बात समझ आई? इसको कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों, 25 से 31 जा रहे थे, 25 से 31 जा रहे थे, तो टेक्निक क्या है, फॉरवर्ड की टेक्निक है। अच्छा, फॉरवर्ड टेक्निक बड़ी आसान है, जब आई तो ऐड, गई तो लेस। बैकवर्ड टेक्निक में जब होगा ना तब उल्टा करना हो जाएगा आपको। सोचो, अभी बात करता हूँ उसके बारे में। लेकिन क्या फॉरवर्ड टेक्निक समझ आ गई कि आपको इन्वेंट्री दी होगी 25 तारीख की, बोलेगा 31 तक, 25 से 31 तक ये हुआ, तो आई तो ऐड, गई तो लेस। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ी बेसिक है। अभी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मैं पूरा ये फॉर्मेट बनवाऊंगा, ये कोई मसला नहीं है, ये कोई टेंशन की बातें नहीं है। लेकिन आप पहले सोचो तो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आप फॉरवर्ड वैल्यूएशन कर रहे हो तो जो आया वो ऐड करोगे और जो गया वो सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपल। लेकिन कभी कभी सवाल एग्जामिनर ऐसा दे देगा कि आपको बोल देगा कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 10 जनवरी की है और आप अकाउंट्स किस डेट के बनाना चाह रहे हो, 31 दिसंबर के। यानी कि दिसंबर 31 से लेकर 10 जनवरी तक, जो 10 जनवरी का दिन है उस दिन की आपको इन्वेंट्री पता है, लेकिन 31 दिसंबर की इन्वेंट्री आपको नहीं पता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा 10 जनवरी से वापस 31 दिसंबर पे आना पड़ेगा। अब इसको हम कहते हैं बैकवर्ड वैल्यूएशन, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब इस बार पता है वो क्या दे देगा, बोलेगा 10 जनवरी को जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है वो 10,000 रुपए की, और फिर आपको वो बोल देगा कि 1 से लेके 10 जनवरी तक ये काम हुए। सही है, तो उसमें आप क्या करोगे, इन्वेंट्री को अब रिवर्स वैल्यू में लेके आओगे। अब मुझे सोचो, मेरे पास सोचना 10 जनवरी को 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एक बात कर रहा हूँ नॉर्मल, 10 जनवरी को 10,000 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मुझे एग्जामिनर ने ये बोला कि 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक 5,000 की इन्वेंट्री खरीदी गई है। तो मुझे ये बताओ कि 31 दिसंबर को तुम्हारे पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे बोलता है एग्जामिनर कि 10 जनवरी को तुम्हारे पास माल पड़ा हुआ है 10,000 रुपए, तुम्हें चाहिए माल के 10 तारीख को, 31 तारीख को कितने का माल पड़ा हुआ था तुम्हारे पास, तुम्हें चाहिए होगा कौन सा, 31 दिसंबर, क्योंकि फाइनल अकाउंट तुम्हें 31 दिसंबर बना। उसने बोला कि यार 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक तुमने 5,000 रुपए की परचेजेस करी है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी 31 तारीख को इन्वेंट्री कितनी थी, 5,000 थी। तो अब मैं इन्वेंट्री अपनी यहाँ पे कितनी रिकॉर्ड कर लूंगा, 5,000। मैं बोलूंगा मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 5,000। इसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड। अच्छा, अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा था तो परचेजेस को ऐड कर रहा था, सही है, और सेल्स को लेस कर रहा था। यहाँ पे बैकवर्ड आते हुए क्या कर रहा हूँ, परचेजेस को लेस और सेल्स को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। लॉजिक क्या बनी सेल्स की, बोलता है 1 से लेकर 10 तारीख तक आपने ये सामान बेच दिया, कितना, 2,000 रुपए का सामान बेच दिया। यानी कि अब ये जो मेरे पास 10,000 की इन्वेंट्री मौजूद है, इसमें वो 2,000 शामिल होगा या नहीं होगा, वो तो बिक गया, तो इन्वेंट्री में तो शामिल नहीं है। लेकिन क्या वो 31 तारीख को मेरे पास था, हाँ था, तो रिकॉर्ड करो, क्योंकि तुम्हें तो इन्वेंट्री चाहिए 31 तारीख की। सही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक फ्लो से पूरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको इसके अंदर बहुत सारा चीजें आराम से समझ आएंगी। फिर उसमें मार्कअप मार्जिन है, उसकी गेम है, उसकी कन्वर्जन है, तो ये लंबी चौड़ी चीज होने वाली है। सही, जो भी होने वाला है थोड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन की स्टेटमेंट बनेगी, ये स्टेटमेंट में हमें बनाने के लिए कौन सी 2 स्टेटमेंट चाहिए, एक हमें चाहिए जो कि वैल्यूएशन फॉरवर्ड की हो और एक चाहिए बैकवर्ड की। अच्छा, नॉर्मली जो आपके पास सवाल आएंगे किसी के भी आ सकते हैं, फॉरवर्ड के भी आ सकते हैं, बैकवर्ड के भी आ सकते हैं, तो इससे आपको कोई खास टेंशन नहीं लेनी। आपने सिर्फ ये सोचना है कि यार मुझे इन्वेंट्री कौन सी बताए। अच्छा जी, अब क्या करें आप लोग, सब लोग इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इस फॉर्मेट को कॉपी डाउन करते हैं पहले। अच्छा, ऊपर ऐसे भी बना लीजिएगा जो लिखा हुआ है ना, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर और 10 जनवरी। तो 10 जनवरी से 31 आने के लिए बैकवर्ड करनी पड़ेगी, और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर जाने के लिए फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। सही है, तो इसको एक दफा कॉपी करके और इस फॉर्मेट को एक दफा पहले बना लो, फिर ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसके जो भी हम करने वाले हैं। सही है,